हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, साइंस की बात करते हैं। साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्ट। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर एमसीक्यू के साथ आज इस वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगी, ताकि क्वेश्चन जो है किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो कंसेप्ट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो किस काइंड की एनर्जी है। सो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन होंगे। एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, रिवर्सिबल होती है, फिजिकल प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे आपको पता है जो हमारी बॉडी में हम खाना जो खाते हैं, फूड खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सारी बॉडी पार्ट्स तक जो है ये ट्रांसफ़र करती है, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, और राइपनिंग ऑफ बनाना। सो जब बनाना जो है वो राइप होता है तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। फूड जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती हैं। बर्निंग ऑफ अ केमिकल वैक्स इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, बट मेल्टिंग जो है केमिकल वैक्स की वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ लॉ। सो एनसीईआरटी की बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक लॉ को सेटिस्फाई करना होता है, और उस लॉ का नेम है कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा वही टोटल मास जो है प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है वो बिल्कुल इक्वल होगा, तभी वो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेंशन्ड बिलो कैन नॉट बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। तो कौन सा एक मेथड है जिसको हम रेंसिड होने से बचाने के लिए यूज नहीं करते। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि कैन नॉट लिखा है या कैन लिखा है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे लगाकर आ जाते हैं स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम फूड को क्लीन और कर्व्ड कंटेनर्स में नहीं रखते, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ताकि वो रेंसिड ना हो, वो ऑक्सीडेशन ना हो उसका, क्योंकि अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तभी वो रेंसिड होगा। तो इसलिए हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर ना जाए और ऑक्सीडाइज्ड वो ना हो और वो रेंसिड ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। द इक्वेशन Mg + O2 गिव्स MgO इज नोन एज डैश केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है आपके सामने। तो किस टाइप की केमिकल इक्वेशन है ये? बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल है, या फिर बोथ बी एंड सी है। सो यहाँ पे अगर आप इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो बैलेंस तो ये है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में वो 2 एटम है ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही एटम है। तो ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये अनबैलेंस्ड है तो बी ऑप्शन जो है वो लगा के आ जाते हैं, बट अनबैलेंस्ड को स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो हर टाइप की रिएक्शन जो है मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी।
अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो रस्टिंग होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इस टाइप की इक्वेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो इसको आप अच्छे से करके जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन में ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट। तो ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉम्बिनेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट को, रिडॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट को, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स को, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट को। सो ऐसा एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी, क्योंकि इसमें कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया है और यहाँ पे H2O बन गया है। ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का, रिडक्शन हुआ है CuO का, और हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है कॉपर से। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छे से अगर आपको रिएक्शन समझनी है कि क्या होता है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ मैंने अच्छे से सारी जो रिएक्शन है उसको डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन 8 जो है, फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरह से एक रिएक्शन है और इसके कलर मैंने आपको बताया था जब वीडियो एक्सप्लेन करी थी। तो कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब ये रिएक्शन होती है, फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड में, तो कलर जो है उसका चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। रिएक्शंस और कलर इस वाले चैप्टर का मेन टॉपिक है जिसको आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी, वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और जो सब्सटेंस नया बन रहा है उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी अपने रिएक्टेंट से। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है और ओल्ड केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। इसके अलावा सी ऑप्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन, चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि हम एलिमेंट के एटम को कभी भी चेंज नहीं करते, हम उसको रीअरेंज करते हैं ताकि हम उसको बैलेंस कर पाएँ। तो तीनों ऑप्शन ऊपर वाले बिल्कुल सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, क्योंकि हम रीअरेंजमेंट करते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते। अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर के नोट्स में देख सकते हैं। कोई क्वेरी यहाँ से रह जाती है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन, एक आपको रिएक्शन देंगी जिसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है और इसके फ्री के मार्क्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीडाइज किसका हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है H2S का, यानी कि उसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और रिडक्शन हुआ है आयोडाइन का, तो इसके बाद ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा हम उसके हिसाब से आंसर करेंगे। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो पहले आएगा आयोडीन, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। Write the what is the chemical formula of marble which also gives the shiny finish to walls। So marble का chemical formula क्या होता है जो कि walls को शाइनी फिनिश देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड नन ऑफ अबव। सो इसका आंसर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें वीडियो में डाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो मार्बल होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्सअप हो जाती है तो एक लेयर बन जाती है वॉल्स के ऊपर जो उसको शाइनी फिनिश देती है, और ये जो लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है जिसे मार्बल कहते हैं।
12th क्वेश्चन पर चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आपको पता चल गया कि सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है और इसका दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, लाइमस्टोन एंड नन ऑफ अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्विक लाइम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्विक लाइम जो होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें स्लैग्ड लाइम मिलता है एक्वस फॉर्म में, राइट। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच एमिट ऑन हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इस तरह की एक रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में गिवन है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो फ्यूम्स जो है वो निकलते हैं। तो वो फ्यूम्स जो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं और उसका फ्यूम्स का कलर होता है ब्राउन। तो क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स एमिट होते हैं जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स किसके होते हैं? तो वो ब्राउन कलर के फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो हर चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 14th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उन्हें एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर सकें। तो वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में उन्हें चाहिए होती है? तो एनर्जी जो है उन्हें हीट की फॉर्म में भी चाहिए होती है, लाइट की फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में भी। हर किसी फॉर्म में उन्हें एनर्जी चाहिए। अगर कोई एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसे बोलते हैं। अगर लाइट की प्रेजेंस में होगी तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। हर चीज़ मैंने आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। 15th क्वेश्चन जो है, in the chemical reaction between sodium sulfate and barium chloride solution white precipitate form are of। तो इस तरह की रिएक्शन है जिसमें सोडियम सल्फेट जो है बैरियम क्लोराइड के साथ जब हम मिक्स करेंगे तो बैरियम सल्फेट मिलेगा और NaCl मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में है, यानी कि सॉल्यूबल फॉर्म में है, बट जो बैरियम सल्फेट है वो सॉलिड है, यानी कि वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में है, वो अच्छे से सॉल्यूबल नहीं है, यानी कि वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा बैरियम सल्फेट। तो इसमें जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा बैरियम सल्फेट में सॉलिड फॉर्म में। तो हर चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि फिजिकल स्टेट में सॉलिड का क्या मतलब है, एक्वस का क्या मतलब होता है, लिक्विड का क्या होता है और गैस का क्या मतलब होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टेट भी। क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। केमिकली द रस्ट इज। तो अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि रस्ट क्या होता है। जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो Fe2O3.H2O बनाता है, यानी कि वाटर भी है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड इसे बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो रस्ट होता है वो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17th क्वेश्चन देखते हैं। फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। जो फैटी फूड है या फिर ऑयल वाला फूड होता है वो रेंसिड क्यों हो जाता है? कोरोजन की वजह से, रिडक्शन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों की वजह से। तो इसका जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना। सी और डी ऑप्शन में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो सी होगा, ऑक्सीडेशन। फैटी फूड जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसी ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं अपने फूड में। प्रिजर्वेटिव्स पूछा जाता है कि कौन से प्रिजर्वेटिव्स जो है हम रेंसिड से बचाने के लिए अपने फूड में यूज़ करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि फूड हमारा ज़्यादा टाइम तक रहे और वो ख़राब ना हो। 18th क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज विच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यानी कि वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वाटर जो है दो चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। H2O दो चीज़ों में डिकम्पोज हो जाता है, एक तो हाइड्रोजन गैस में और एक ऑक्सीजन गैस में। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट, क्योंकि इसमें वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ है, डिकम्पोज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब वाटर H2O
होता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वाटर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है माइंड में तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। 19th क्वेश्चन, द डैश कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द डैश कोटिंग ऑफ कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। जो कोरोजन होता है, आपको पता है कोरोजन मेटल के ऊपर होता है, तो सिल्वर के ऊपर वो किस कलर की कोटिंग बन जाती है और कॉपर के ऊपर वो किस कलर की कोटिंग बन जाती है वो हमें बताना है। तो कलर जो है अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ब्लैक कलर की कोटिंग जो है सिल्वर के ऊपर हो जाती है और ग्रीन कलर की कोटिंग जो है कॉपर के ऊपर हो जाती है जब कोरोजन होता है। तो कोरोजन की डेफिनेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एक मेटल जो है एक सब्सटेंस से अटैक हो जाता है, मॉइस्चर उसके ऊपर हो जाता है, एसिड हो जाता है, तो वो जो सब्सटेंस है वो मेटल जो है वो कोरोड हो जाता है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, राइट। सो अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन नेल को डालेंगे तो कुछ टाइम बाद तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कुछ रिएक्शन नहीं होगी, कलर जो है उसका सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा, फेड हो जाएगा, या फिर जो आयरन सल्फेट नेल का जो सरफेस है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन की रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स जो है कभी भी नहीं मिलेंगे। सो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है तो आप रिएक्शन जरूर लिख कर आए, तो इट विल एड गुड मार्क्स एंड मोर मार्क्स इन योर एग्जाम। सो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो आयरन का जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा और ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो भी फेड होकर ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो डिस्प्लेस हुआ है और उसने कॉपर को रिमूव किया है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में वो अलग हो गया है। तो इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक।